फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहते हैं। आज 4 जनवरी है और हम 3 जनवरी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये सिंपल हैंड रिटन नोट्स और इजी नोट्स है। अगर आपको यूट्यूब पे कोई 60 मिनट्स की वीडियो है तो यहाँ 30 मिनट्स पे कंप्लीट हो जाएगी। एक बार पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले देखो, अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 6 टू स्पेसिफाइड ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लो। अभी क्या हो गया है, पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। किसका प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो ड्राइवर्स है उनकी हड़ताल चल रही है, सभी गाड़ियाँ बंद है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि प्रोटेस्ट का रीज़न है कि अभी जो हिट एंड रन केस होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हिट हुआ और उसके बाद ड्राइवर क्या होता है कि किसी को मतलब जैसे ड्राइवर गलती से मरो, अनजाने से किसी आदमी की मृत्यु हो गई या उसने किसी एक्सीडेंट हो गया या तो अनजाने में या जानबूझ के, उसके बाद अगर वो भाग जाता है तो उस पर हिट एंड रन केस लग जाएगा और उस पर पेनल्टी लगेगी। जो अभी न्यू न्याय संहिता, ये भारतीय न्याय संहिता का जो नया 2023 का जो एक्ट आया है उसके अंदर, तो अभी कहने का मतलब ये तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसके अंदर पेनल प्रोविजंस बहुत जोरदार है। 7 लाख की पेनल्टी है और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें देखो, उसके हम तो यूपीएससी के स्टूडेंट है तो हमको ये देखना होगा कि वो फेवर की चीज़ें और मतलब अगेंस्ट की चीज़ें दोनों देखनी होगी। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने हिट किया है तो आप भागो मत, आप उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन अगर आप वहाँ से भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, लेकिन ट्रक यूनियंस का बोलना है कि कितनी बार ऐसा भी होता है कि वो आदमी जिसने जैसे पीछे से कोई किसी गाड़ी ने उनको ठोक दिया और उसने आगे वाले को ठोक दिया, तो उसके कारण क्या होगा? एक्सीडेंट अनजाने में हो गया है। और कितनी बार गाड़ी, जो छोटी गाड़ी होती है वो ऑटोमेटिक बड़ी वाली गाड़ी में घुस जाती है, तो भी गलती किसकी आती है? बड़ी वाली गाड़ी की। तो इन सब पॉइंट पे अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अभी सभी इस पर चर्चा चल रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी हम इस पर विचार करके, जैसा कांग्रेस बोलेगी, कांग्रेस कौन सी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं है, जो कि ये ट्रक यूनियन कांग्रेस है, उनके द्वारा हम उनसे डिस्कस करके इन रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ में है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फ्री मूवमेंट रिजम एट म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून एंट्री इनटू इंडिया विल नीड वीजा। तो अभी क्या 2018 में हमने एक फ्री मूवमेंट रेजिम चालू किया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, उसके अंदर क्या था सिस्टम कि हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो उस आसपास के जो 5-10 किलोमीटर वाले एरिया वाले लोग हैं, वो एक दूसरे इंडिया और म्यांमार में आराम से ट्रेवल कर सकते थे। और उनको एक बार जो ये फ्री मूवमेंट रीजन के हिसाब से उनको एक पास बनाना पड़ता था, वो 1 साल के लिए वैलिड रहता था उसकी वैलिडिटी, और उसके अंदर वो अगर इंडिया में आ जाते तो उनको 2 वीक तक वो आराम से स्टे कर सकते थे और वापस उनको जाना पड़ता था। ये ऐसा आराम से पॉसिबल था फ्री मूवमेंट रीजन, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये चीज़ें हो रही है तो अभी वो बंद होने वाली है और अभी इंडिया में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं देखिए क्या चीज़ें हैं। और हमारे क्या म्यांमार का बॉर्डर क्या खुला है, बॉर्डर म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर, तो वहाँ से कोई भी आ सकता है, तस्करी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले फ्री मूवमेंट रेजिम, ऑल द हिल ट्राइब्स वेदर दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और म्यांमार कैन ट्रेवल विथिन 16 किलोमीटर ऑन इधर साइड, यानी दोनों साइड में जो 16 किलोमीटर तक जो आदमी रह रहे हैं, 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर उधर, अगर उनके कोई पर्सन्स है वो रह रहे हैं तो वो ट्रेवल कर सकते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आसानी से। क्रॉस द बॉर्डर बाई प्रोड्यूसिंग ए बॉर्डर पास, ये मैंने बता दिया, जिसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, 2 सप्ताह तक वो विजिट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेड इन 2018 किसका पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, देखो ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और फ्री मूवमेंट रिजम इज इम्प्लीमेंटेड बाई बोथ गवर्नमेंट फॉर लिविंग अलोंग द IMB, यानी जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है उसके साथ में आराम से रह सकें, इसलिए इस फ्री मूवमेंट रीजन को, जो फ्री मूवमेंट रिजिम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हेल्प लोकल टू गेट मोर कल्चरली एसिमिलेटेड विद ट्रांस बॉर्डर विलेज थ्रू वेडिंग एंड फेस्टिवल। इसके क्या होगा, जैसे किसी म्यांमार के बॉर्डर पर जैसे दोनों गांव हैं, बिल्कुल पड़ोसी गांव है, तो उनकी स्नेह भी होगा। तो अगर एक गांव में फेस्टिवल है, एक गांव में शादी है, तो एक दूसरे के भोजन जीवने सब काम करने जा सकते हैं और इस पास के थ्रू वो एक दूसरे के गाँव में ट्रेवल कर सकते हैं। अब इंडिया म्यांमार बॉर्डर को देख लो, साथ के साथ 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर का तो ये बॉर्डर है। इसके अंदर 4 स्टेट, इंडिया की 4 स्टेट म्यांमार को टच करते हैं। कौन कौन से? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है आपको, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इट रन्स फ्रॉम द ट्राई पॉइंट विद चाइना इन द नॉर्थ, यानी ये रन करता है फ्रॉम द ट्राई पॉइंट विद चाइना, चाइना की जो ट्राई पॉइंट है इन द नॉर्थ के अंदर, उसको टच करने का काम भी करता है। आसाम राइफल इज टास्क्ड विद गार्डिंग द IMB, और आसाम राइफल को टास्क दी गई है कि आप जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है उसको आपको गाइड करना है, उसको गार्ड करना है। ये काम किसका है? आसाम राइफल्स का। उसके बाद इंडिया म्यांमार रिलेशंस को भी समझ लो साथ के साथ ही। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक्स की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बहुत इंडिया एंड म्यांमार वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अंटिल 1935 तक। जो म्यांमार और इंडिया दोनों ही किसके पार्ट थे? ब्रिटिश इंडिया के। लेकिन 1935 में म्यांमार को छोड़ दिया गया, किनके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। और उसके बाद केवल इंडिया 1947 तक एक डोमिनियन स्टेटस जिसका था, डोमिनियन स्टेट्स भी नहीं बोल सकते हैं, पहले तो उनकी कॉलोनी था। उसके बाद 1947 से 1950 तक, जब तक कि हमारा खुद का संविधान नहीं बना था, तब तक हम डोमिनियन स्टेटस के अंदर थे। उसके बाद 1950 के बाद हम स्वतंत्र और संप्रभु बन गए। कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। इंडिया एंड म्यांमार साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951, इंडिया और म्यांमार ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की है। कब? 1951 के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विजिट ऑफ PM इन 1987 लेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और उसके बाद 1987 के अंदर म्यांमार के अंदर हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने विजिट की थी। उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ने लग गई। 1951 में तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी, फिर 1987 आ गया। उसके बाद 2002 में इंडियन कॉन्सुलेट इन मेंडले वॉज रीओपन, और मेंडले के अंदर जो इंडियन कॉन्सुलेट था उसको रीओपन किया गया।
2014 के अंदर म्यांमार बिकेम पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और 2014 के अंदर हम इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसका पार्ट किसको बना दिया गया? म्यांमार को। तभी तो 2018 में फ्री मूवमेंट रेजिम चालू किया गया था। अब इंपॉर्टेंस देख लो, सिग्निफिकेंस देख लो, किसकी? म्यांमार की इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक लोकेशन 1643 किलोमीटर, म्यांमार इंडिया की गेटवे है टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमको अगर एंट्री मारनी है तो म्यांमार के थ्रू ही करेंगे, अगर लैंड बॉर्डर्स के थ्रू जाना है तो, और सी रूट से जाना वो अलग बात है। बाकी अगर लैंड बॉर्डर से जाना चाहते हो तो म्यांमार इज इंडिया गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, काउंटरिंग चाइना। और अगर अभी आपको पता है चाइना ने एक पोर्ट बनाया था, कौन सा? क्यायू कप्यू पोर्ट कहाँ पे बनाया था? म्यांमार के अंदर। और इंडिया का भी एक पोर्ट है जिसका नाम है सितवे पोर्ट, जो कि सागर विजन का पार्ट है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होगी, तभी काम चलेगा। इंटरनल सिक्योरिटी, इंसर्जेंट एक्टिविटी। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो इंसर्जेंट एक्टिविटी होती है वो म्यांमार बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा होती है। टेररिज्म रिलेटेड केसेज, काउंटर फिटिंग वाले केसेज, इस तरह की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको म्यांमार से रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ को समझो कि अगर म्यांमार के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी और कोई जो अपराधी होगा वो अगर म्यांमार में चला जाता है तो हमको म्यांमार के साथ रिलेशनशिप होगी, तभी हम उसको पकड़ सकते हैं। वहाँ की पुलिस की हेल्प, सारी चीज़ें हमको चाहिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत लंबी है। ट्रेड रिलेशनशिप है उनके साथ में, कल्चरल रिलेशनशिप है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज, ये भी हमारी बहुत ज़्यादा उनके साथ में है। उसके बाद क्या इंडिया और म्यांमार के बीच में क्या कोऑपरेशन चल रहे हैं? तो अभी देखो ट्रेड हुई है 1980 की की बात करेंगे तो $12.4 मिलियन की हमारी कितनी ट्रेडिंग थी, लेकिन इंडिया और म्यांमार के बीच में। लेकिन अभी देखो आप 2016-17 के अंदर $2.8 बिलियन। अब सोचिए आप कितना बड़ा अमाउंट, इतना ह्यूज अमाउंट हम ट्रेडिंग कर रहे हैं म्यांमार के साथ में। लेकिन अभी क्या म्यांमार में क्यों लग गया है वो अभी चैलेंज में आएगा कि जो म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हो चुका था और उसके ऊपर आर्मी का शासन चल रहा है अभी, उसके कारण जो ट्रेड की रिलेशनशिप है वो कम हो गई है, क्योंकि वहाँ कोई नियम नहीं है, कोई कायदे नहीं है, तो कैसे ट्रेडिंग होगी। म्यांमार इज पार्ट ऑफ ड्यूटी फ्री टेरिफ प्रेफरेंस, और म्यांमार हमारी ड्यूटी फ्री टेरिफ प्रेफरेंस का पार्ट है। उसके बाद कनेक्टिविटी, एक टामू केलवा केलमियो हाईवे बनाया है इंडियो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड के हिसाब से, और कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, नाम तो सुना ही होगा, ये भी किसके बीच में? इंडिया म्यांमार के बीच में। उसके अलावा इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक एशियन ट्राइलैंड हाईवे भी बन रहा है, एशियन ट्राइलैंड हाईवे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, किसके बीच में? इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसके अंदर $2 बिलियन इन सॉफ्ट लोन के अंदर हमने 2 बिलियन का लोन दिया है, किसको? म्यांमार को। उसके अलावा हाई इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं ताकि हायर लर्निंग को अचीव किया जा सके। डिफेंस के केस में हमारी इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज होती है, उसको IMBEX बोला जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया की जो स्ट्रेटजी है टू ब्रिज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बिम्स्टेक, तो इसको कैसे, जो बिम्स्टेक यानी ब्राज़ील, इंडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और जो हमारे नेपाल और भूटान, ये सब इसके बिम्स्टेक ग्रुप के पार्ट है। तो उस मल्टीलेटरल जो पार्टनरशिप है उसके अंदर देखो, बिम्स्टेक का मतलब समझ रहे हो आप? ब्राज़ील, इंडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड, जो कि ये ग्रुप बना हुआ है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? म्यांमार। ठीक है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत ने उनको बहुत बार, जब अर्थक्वेक आया था म्यांमार के अंदर 2011 में, उसके पहले 2008 के अंदर एक नरगिस साइक्लोन आया था, उन दोनों ही केस में भारत ने उनकी ह्यूमैनिटेरियन सहायता भी की थी। तो इसके अंदर तो भारत एक्सपर्ट है, और ये हमें इस बात पर, हमारे भारत पर प्राउड भी है कि हम दुनिया के अंदर कहीं पर भी अशांति हो, भले टर्की हमारा, मतलब वो हमारे किसी भी निर्णय पर पक्ष नहीं लेता है कहीं पर भी, जो टर्की देश है, लेकिन फिर भी हमने उनको एड पहुंचाई थी जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। लेकिन उसके बाद भी जब जम्मू कश्मीर वाले मामले पर उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तो ठीक है, अभी वो कुछ भी हो, लेकिन हम सबकी मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। अब चैलेंजेस समझो कि मिलिट्री जनता का, मतलब वहाँ पर मिलिट्री क्यों हो गया है, और जब मिलिट्री क्यों हो गया है तो ट्रेडिंग बंद हो गई है, बहुत सारी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस आ गई है, और इसलिए फ्री जो अभी मूवमेंट है, जो फ्री मूवमेंट रेजिम है, वो भी अब बंद होने वाला है जल्दी। वीक ट्रेड रिलेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेड रिलेशन बहुत ज़्यादा कमजोर है, किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। रोहिंग्या का इशू है, वहाँ पर क्या रोहिंग्या कम्युनिटी रहती है म्यांमार के, जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर। तो जब से मिलिट्री वाला ये क्यों हुआ है, उसके बाद म्यांमार के बॉर्डर पर जो रोहिंग्या रह रहे हैं वो सब इंडिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और इंडिया के बहुत सारे रीजन में वो फैल चुके हैं। उसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि इंडिया की जो इंटरनल, और यहाँ के आधार कार्ड बना लिया है, सब कुछ हो गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट एंड आर्म ट्रैफिकिंग, एक तो टेररिस्ट प्रोग्राम हो गया, एक इंसर्जेंट प्रोग्राम हो गया, एक आर्म ट्रैफिकिंग हो गया। इस टाइप के जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी वाले प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ में कौन डील कर रहा है? उनके ये सब रीजन किसके? म्यांमार बॉर्डर के हमारे खुले होने के कारण टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, काउंटर फिटिंग होती है, और करेंसी, इलीगल करेंसी का इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट, और दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट की भी कमी है, क्योंकि वहाँ पर शासन किसका है? आर्मी का। यहाँ पर पॉलिटिकल शासन है, डेमोक्रेसी का। जब दो चीज़ों के अंदर डेमोक्रेसी का शासन वहाँ पर भी होता तो दोनों के बीच में ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा होता, लेकिन जब शासन ही नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। तो इस टॉपिक को हमने म्यांमार और इंडिया रिलेशनशिप को बहुत शानदार तरीके से हमने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। CAA यानी जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स में भी नोटिफाइड बिफोर लोकसभा इलेक्शन से पहले उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन 2019, जिसमें से हिंदू फ्रॉम पाकिस्तान हु एंटर्ड इंडिया लीगली बट देयर डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्ड वाइल
वेटिंग फॉर सिटीजनशिप विल ऑल्सो भी एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑफिसर्स ने बोला है कि अब वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं और लोकसभा इलेक्शन से पहले उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, CAA रूल्स में बी नोटिफाइड बिफोर लोकसभा इलेक्शन। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को समझो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखना किस चीज़ से रिलेटेड है, विच एम्स टू गिव सिटीजनशिप टू माइग्रेंट बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। याद रखना, एक तो हिंदू हो गया, एक सिख हो गया, एक बुद्धिस्ट हो गया, एक जैन हो गया, पारसी हो गया और क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनको फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी पर्सन्स है, जो वहाँ पर, जैसे वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के जो माइनॉरिटी पर्सन्स है उनके साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए वहाँ के जो हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंडिया के अंदर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। और ये नोटिफाई कब किया गया था, 12 दिसंबर 2019 को। कंसर्न क्या है, बोलते हैं कि भाई इसको टारगेट किया गया है पर्टिकुलर कम्युनिटी को। देखो मुस्लिम कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी को इसलिए नहीं लिया गया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी है, अगर उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा तो वो क्या होगा, वो भी इंडिया में आ जाएंगे। तो वो नहीं, वो तो वैसे भी उनकी प्लेस पे आराम से रह रहे हैं ना। जो वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है जो जिन कम्युनिटी के साथ में, उनके साथ में पर्टिकुलर मतलब उनके साथ में रिलैक्सेशन देने का काम किया गया है। तो इनमें किसी की नागरिकता, भारत की मुस्लिम कम्युनिटी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, बट यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि भाई इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि कुछ जो ऑथर बोलते हैं ऐसा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। साथ ही साथ मैंने चीज़ें क्लियर भी इसलिए की क्योंकि ऐसा एक्चुअल में है। उसके अलावा इश्यू इन द नॉर्थ ईस्ट, आसाम रिकॉर्ड, जो आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985, उसमें बोला गया है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है किसी भी रिलीजन के, अगर बांग्लादेश से आए हैं आफ्टर 25 मार्च 1971, उनको डिपोर्ट यानी उनको बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन जब CAA तो बोलता है कि उनको जो हिंदू और सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप। तो उसकी बात क्या होगा कि दोनों जो एक्ट है, एक तो आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है। अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, यानी आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्विटी, सभी धर्मों के साथ में और सभी रिलीजन्स के साथ में इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ समानता नहीं है, ऐसा ऑथर बोलते हैं, ऐसा मेरा बोलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, नेचर के अंदर डिस्क्रिमिनेटरी एग्जाम्पल जैसे तमिल फ्रॉम श्रीलंका और हिंदू रोहिंग्या फ्रॉम, ये भले मुझे लीगल वैलिड पॉइंट लगता है कि देखो श्रीलंका के अंदर तमिल है और हिंदू रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार आर नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। और जो हिंदू रोहिंग्या है कहाँ से, म्यांमार से, उनको कवर नहीं किया गया, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो अभी इसके अंदर देखो अब क्या होता है, तो ये कंसर्न तो हमने देख लिया है। चलो डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफिकल्टी हो जाती है। अगर आप सोचें कि इतने ज़्यादा लोग हमारे इंडिया के अंदर आएंगे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब होगा, हमको उनको भोजन देना होगा, उनको निवास स्थान देना होगा, तो सारी चीज़ें होती है। तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ा इशू है। होम हैम्परिंग बायलैटरल टाइज, और दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल टाइज है वो भी खत्म होंगे। डिस्टर्बिंग अवर रिलेशन विद दीज कंट्रीज, यानी इन कंट्रीज़ के साथ में अपनी जो रिलेशनशिप है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। डिस्टर्बिंग अवर रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। इस चीज़ को समझो। अब अच्छी क्लेरिफिकेशन, नॉट अप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन पर अप्लीकेबल नहीं है। नॉट टेक अवे राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, और इंडियन सिटीजन के जो राइट्स है उनको टेक अवे यानी नहीं लिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉट अप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स पर अप्लीकेबल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की क्लेरिफिकेशन। अब इस चीज़ को समझो कि देखो अमच्चे बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि हमने जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है वो सिर्फ नागरिकता देने के लिए लिया है, ना कि उसको छीनने के लिए लिया है। पहली बात तो इंडियन सिटीजन्स पर वो अप्लीकेबल ही नहीं है। तो ऐसा लोगों के अंदर भ्रम हो गया कि यहाँ के लोगों को बाहर भेजा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ में कोई अत्याचार नहीं किया गया है, उनके साथ में कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। और नॉट टेक अवे राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन के कोई राइट्स नहीं छीने जाएंगे। लीगल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप रिमेन अनचेंज, और जो इंडियन सिटीजनशिप लेने की तरीका किसमें था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर, तो वो सेम रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, कोल आउटपुट ग्रोथ स्लिड टू ए 6 मंथ लो इन दिसंबर। तो कोल आउटपुट की ग्रोथ 6 मंथ लो हुई है दिसंबर के अंदर। तो ये हमको समझना है, हर महीने ही आता है और हर महीने हम इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कोल आउटपुट ग्रू बाई 18.6% इन अक्टूबर। तो सबसे पहले समझो कोल सेक्टर का मतलब होता है इट इज टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉर्म में पाया जाता है। इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, डोमेस्टिक फ्यूल भी बोला जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस चीज़ को समझो, यानी ये तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, इसको डोमेस्टिक फ्यूल बोला जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब होता है कि जो डोमेस्टिक फ्यूल होता है उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। डोमेस्टिक फ्यूल भी बोला जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड के अंदर जो कोल प्रोड्यूसर है उसको लीड करना होगा, चाइना, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया। तो अब इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर जो कोल प्रोड्यूसर के अंदर सबसे बड़े कौन कौन से हैं, तो एक तो चाइना हो गया, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक इंडोनेशिया हो गया, एक इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट्स है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो अब इस चीज़ को समझते हैं। इंडिया के अंदर दो फील्ड, एक तो गोंडवाना कोल फील्ड और एक टर्शरी कोल फील्ड। गोंडवाना कोल फील्ड के अंदर 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड कोयला मिलता है, और हमारे टोटल रिजर्व का 98% तो गोंडवाना कोल फील्ड्स के अंदर है। ये सुपीरियर क्वालिटी में कोयला होता है। और दामोदर वैली जो कि झारखंड वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ ओडिशा के अंदर महानदी, गोदावरी महाराष्ट्र के अंदर, और नर्मदा वैली के अंदर ये कोयला पाया जाता है। टर्शरी कोल फील्ड के अंदर 15 से 60 मिलियन ईयर पुराना ही है।
ये इसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है। और सोचिए अगर कोयले में कार्बन कंटेंट कम होगा तो उसकी ज्वलन क्षमता भी कम होगी। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा जलने की क्षमता ज़्यादा होगी, उससे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हाई सल्फर होता है इसके अंदर। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यूपी और केरला में ये कोयला पाया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लो। कोयला भी 4 टाइप्स का होता है। एक तो एंथ्रेसाइट जिसके अंदर 80 से 95% कार्बन होता है, वो कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बिटुमिनस कोयला 60 से 80% कार्बन होता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला 40 से 50% राजस्थान, लखीमपुर, आसाम के अंदर और तमिलनाडु में पाया जाता है। और लेस देन 40% होता है पीट के अंदर कार्बन कंटेंट। कहाँ पे? बिटुमिनस के अंदर 60 से 80% कार्बन कंटेंट, लिग्नाइट के अंदर 40 से 50% और पीट के अंदर लेस देन 40%। उसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड के अंदर जो ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। 83 माइनिंग एरिया है, 8 स्टेट्स के अंदर। लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स है, ये सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स होता है। स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कॉर्पोरेट कंपनी, इसको क्या बोला जाता है? स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कॉर्पोरेट कंपनी बोला जाता है। नवंबर 1975 के अंदर। महारत्ना कंपनी, दिस कैटेगरी इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010, यानी ये जो कैटेगरी है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2010 के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। महारत्ना कंपनी किसको टेक दिया गया? हमारे जो कोल इंडिया लिमिटेड को। क्यों टेक दिया गया? ताकि वो वर्ल्ड वाइड वर्किंग कर सके, वर्ल्ड वाइड काम कर सके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता के अंदर। उसके अलावा महारत्ना कैटेगरीज इंट्रोड्यूस 2010 में। इसका उद्देश्य क्या था कि ये अपने ऑपरेशन बढ़ाएगी कहाँ पे? ग्लोबल गिएंट के रूप में बढ़ाएगी। और इसके अंदर 1000 करोड़ से 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है। हेडक्वार्टर कोलकाता में। याद रखना स्टेट ओन कोल माइनिंग कॉर्पोरेट कंपनी है और सबसे ज़्यादा इसने रोजगार दे रखा है इंडिया के अंदर। और इसके 83 माइनिंग एरिया है और सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। इसके क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। अब चलो, काबिल यानी खनिज इंडिया, जो विदेश लिमिटेड नाम से सुना होगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, टू इन्वेस्ट ओवर 200 करोड़ टू सिक्योर लिथियम इन अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना के अंदर हम लिथियम को सिक्योर करने के लिए हमने 200 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाली कौन? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। नाम सुना होगा आपने, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है। तो अभी हमको क्या समझना है? इंडिया के अंदर लिथियम को समझना है। तो सबसे पहले इंडिया की पहली साइट कहाँ हुई? साउथर्न कर्नाटका, मांड्या डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर और एक कर्नाटका के अंदर एक मांड्या डिस्ट्रिक्ट है। 2 जगह हमको क्या मिले? लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम का सिंबल क्या है? तो अलाई सिंबल है। सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल बोला जाता है इसको। इट इज़ द लार्जेस्ट मेटल इन लिथियम सॉलिड एलिमेंट। ये लार्जेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट मेटल है। इस चीज़ को याद रखना, ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट इसको बोला जाता है। लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट बोला जाता है। रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल होता है, यानी ये रिएक्टिव होता है और फ्लेमेबल यानी बहुत ज़्यादा ही ज्वलनशील होता है। इमीडिएटली ये आग को पकड़ लेता है। और मस्ट बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल, और इसको मिनरल ऑयल में स्टोर करना चाहिए। अगर आप इसको खुला छोड़ोगे ना तो ये ज्वलनशील होता है, तुरंत आग को पकड़ लेता है। और ये लाइटेस्ट मेटल होता है, रेयर मेटल होता है और इसको अल्काली मेटल भी बोला जाता है। याद रखना, रेयर मेटल और अल्काली मेटल भी बोला जाता है। अल्काली मेटल कंसिस्ट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फेंशियम। जो ये अल्काली मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स आते हैं? एक तो केमिकल एलिमेंट्स जिसमें कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम और फेंशियम। इसलिए इसको अल्काली मेटल भी बोला जाता है, रेयर मेटल भी बोला जाता है। रेयर मेटल इंक्लूड एक तो नायोबियम, टेंटालम, बेरिलियम, कैसियम एंड रेयर अर्थ इंक्लूड्स। और रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर लेंथाथम टू ल्यूटिलियम बिसाइड स्कैंडियम एंड यूट्रियम। इस तरह के ये रेयर एलिमेंट्स होते हैं। इसका टॉपिक हमने अलग से पढ़ा है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का और रेयर एलिमेंट्स का। ठीक है। दीज मेटल्स आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर। ये मेटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं। और वर्ल्ड के अंदर लिथियम का ट्रायंगल बना हुआ है। एक तो चिली, बोल्विया और अर्जेंटीना। 3 देश ऐसे हैं, चिली, बोल्विया और अर्जेंटीना, जहाँ पर लिथियम का ट्रायंगल है और वहाँ लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, तुरंत हवा के संपर्क में आते ही ये जलने लग जाता है। तो हमने लिथियम को अच्छे से पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने कोल इंडिया लिमिटेड को पढ़ लिया है। और क्या टॉपिक पढ़े हैं? कोल सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पढ़ लिया है। और क्या टॉपिक पढ़े हैं? हमने इंडिया म्यांमार रिलेशन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। फ्री मूवमेंट रेजिम को पढ़ लिया है। और उसके अलावा जो डिस्प्यूट चल रहा है वो भी देख लिया है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।